ब्रह्मांड और जीव विकास। ब्रह्मांड क्या है और जीव का विकास कैसे हुआ। पहला प्रश्न आपका पाठ का ब्रह्मांड किसे कहते हैं, क्योंकि पाठ का नाम ही ब्रह्मांड और जीव विकास है। तो पहला जो प्रश्न है वो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है ब्रह्मांड की। सूर्य के छिपने के बाद तो सूर्य छिप जाता है और रात होती है, तो आकाश में देखने पर कुछ ग्रह ऐसे के तारे व अन्य पिंड दिखाई देते हैं। उन ग्रहों को, ऐसे के तारों को और अन्य पिंडों के समूह को ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। तो जो ऐसे के तारे होते हैं, ग्रह होते हैं और पिंड होते हैं, सारे तारों को, ग्रहों और पिंडों को मिलाकर जो समूह होता है उस समूह का नाम ब्रह्मांड होता है। और विज्ञान की जिस शाखा में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उसको ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपका, ऋग्वेद के किस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। तो इस ऋग्वेद के किस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कितना इसका विस्तार है, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो उस सूक्त का नाम है नासदीय सूक्तमी। तो ऋग्वेद के नासदीय जो सूक्त है उस नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के बारे में सारी जानकारी दी गई है। अगला जो प्रश्न आपका, क्या जीवन को अणु का समूह माना जाता है। जीवन है वो एक अणु का समूह है, ये बात सही है गलत है, इस बात को माना जाए नहीं माना जाए। तो वो बता देंगे जीवन को अणु का समूह नहीं माना जा सकता। जीवन है वो अणु का समूह नहीं है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान जीवन किस अणु पर आधारित है। वर्तमान का जो जीवन है वो किस अणु पर आधारित है। तो वर्तमान का जीवन है वो डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल पर आधारित है। यानी वर्तमान जो जीवन है इसकी उत्पत्ति डीएनए अणु से हुई थी। अगला तो आपका प्रश्न है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल के विषय में वैज्ञानिक सोच में क्या परिवर्तन हुआ है। पृथ्वी का जो प्रारंभिक वायुमंडल है वो किस प्रकार का था, इसके बारे में अब जाके वैज्ञानिक की सोच में क्या परिवर्तन हुआ। पहले इसके बारे में क्या धारणा थी और अब जो वैज्ञानिक हैं उनकी सोच में क्या परिवर्तन, अब क्या बता रहे वैज्ञानिक प्रारंभिक वायुमंडल किस प्रकार का था। तो प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प का प्रभुत्व था। पहले वैज्ञानिक ये बात नहीं मानते थे कि ये गैसें थी, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विस्तार होता गया वैज्ञानिक की सोच बदलती गई। और अब वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं वो बता रहे कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक वायुमंडल था उस प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, सल्फर डाइऑक्साइड भी थी और जल वाष्प भी थी। इन गैसों का ज्यादा प्रभुत्व होता, ये गैसें प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। अगला जो प्रश्न आपका, प्रत्येक जाति के विकसित होने के इतिहास को क्या कहते हैं। हर जाति विकास करती है तो उस जो विकसित होने का जो इतिहास है उसको क्या बोला जाता है, इसका नाम होता है प्रत्येक जातीय विकसित होने के इतिहास को जाति व्रत कहा जाता है। ये परिभाषा लिखी है जाति व्रत की। तो प्रत्येक जाति के विकसित होने के इतिहास को जाति व्रत कहा जाता है कि हर जीव है वो एक निश्चित जाति के अंतर्गत अपना विकास करता है। आगे वाला जो प्रश्न है वो आपका, लुप्त हो चुके जीवों के विषय में जानकारी कैसे मिलती है। जो जीव पृथ्वी पर से लुप्त हो गए इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलती है। तो लुप्त हो चुके जीवों के विषय में जानकारी उनकी निशानियां मिलने के कारण मिलती है। जो जीव लुप्त हो गए लेकिन इसके जो जीवाश्म रह गए, इनकी जो निशानियां लगी, इन निशानियों को देख करके इन जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। प्राचीन जीवों की निशानियों को जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन जीवों की जो निशानियां हैं
उन निशानियों का नाम ही क्या होता है, जीवाश्म होता है। तो किसी भी जीव, जो भी जीव लुप्त हो गए, उन जीवों के जीवाश्म को देखकर इनके जीव के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, कब वो जीव पैदा हुआ था और कैसा इनका जीवन पैदा, सारी जानकारी वैज्ञानिक जीवाश्म को देख कर करते हैं। लाखों वर्षों पहले जीवों के मिट्टी या अन्य पदार्थों में दब जाने के कारण जीवाश्म बने हैं। तो जीवाश्म का निर्माण कैसे हुआ, कई लाखों वर्ष पहले जीवों का जो शरीर था वो मिट्टी या अन्य पदार्थों में दब गए और दब जाने के बाद इस पर मिट्टी की परत पर जमा होती गई और जीवाश्म का निर्माण होता गया। हाथी जैसे एक जंतु के बर्फ में दबे जीवाश्म इतनी सुरक्षित मिले। हाथी इतना विशालकाय जीव होता है, लेकिन इस जीव का एक जीवाश्म मिला जो बर्फ में दबा हुआ था और बर्फ में दबे हुए जीवाश्म को देख नहीं पाए, वो इतना सुरक्षित मिला कि उसको देख नहीं पाए। पता लगा कि ये जीव लाख वर्ष पूरा नहीं बल्कि अभी कुछ वर्ष पहले ही मरा है। तो हाथी के बारे में उसके जीवाश्म को देखकर जीवाश्म को अध्ययन करने से हाथी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो आपका प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किस रूप में मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स जो जीव था उसका जीवाश्म किस रूप में मिला था। तो आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म चित्र के रूप में मिला था, सिर्फ इसके चित्र के रूप में मिला था। और इस चित्र को देखने पर पता चलता है कि पक्षियों की उत्पत्ति रेंगने वाले जीव से हुई थी, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स है पक्षी और सरीसृप दोनों वर्ग के बीच की योजक कड़ी होती है। इसमें सरीसृपों के भी ग्रुप पाए जाते हैं और पक्षियों के भी ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका चित्र जब इसका जीवाश्म देखा तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि पक्षियों की उत्पत्ति है वो सरीसृप जो रेंगने वाले जंतु होते हैं उन जीवों से पक्षियों की उत्पत्ति हुई थी। अगला जो प्रश्न आपका, अवशेषांग या अवशेष अंग किसे कहते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले अवशेषों के नाम, ये मनुष्य शरीर में कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं। तो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अंग जो पहले तो क्रियाशील थे, पहले तो काम करते थे, जीव वो काम में लेते थे, लेकिन अब इसका कोई उपयोग नहीं है, अवशेषांग कहलाते हैं। जैसे वर्तमान में अक्कल डांट, जब मनुष्य सीधा जीवों को खाता था तो एक अक्कल डांट काम में आती थी। धीरे धीरे मनुष्य विकसित होता गया, भोजन को पका खाने लगा, तो धीरे धीरे अक्कल डांट ने अपना काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अक्कल डांट पाई जाती है अवशेष के रूप में। आंख पर पाई जाने वाली एपेडिक्स या परिशेषिका बोलते हैं, ये पहले क्रियाशील अंग था, क्योंकि मनुष्य जब घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां खाता था तो सेलुलोज का पाचन वो इसी परिशेषिका एपेडिक्स में होता था। तो सेलुलोज के पाचन के लिए एपेडिक्स पूर्ण रूप से क्रियाशील थी, लेकिन मनुष्य जैसे जैसे सभ्यता की ओर बढ़ता गया, पेड़ पौधे की पत्तियां घास फूस खाना बंद कर दिया, तो इसका कोई काम नहीं रहा और ये धीरे 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 क्रियाशील होकर के एक अवशेष के रूप में रह गई। जो जीव पेड़ पौधों घास फूस की पत्तियां खाते हैं उसमें आज भी ये पूर्ण रूप से क्रियाशील है, क्योंकि घास फूस में सेलुलोज पाया जाता है पेड़ पौधे की पत्तियों में, तो सेलुलोज का पाचन इसी में होता है। इसलिए जीव में खरगोश होता है, खरगोश में आज भी पूर्ण से विकसित है। खरगोश ने जो भी घास फूस पेड़ पौधे की पत्तियां खाते सभी जीव आज रूप से विकसित है, लेकिन मनुष्य में ये क्रियाशील हो गई और धीरे धीरे अवशेष के रूप में रह गई। क्या पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी पर जीवन आ सकता है। ये जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी या पृथ्वी से बाहर जीव पृथ्वी पर आया था। तो प्रथम जीव पृथ्वी पर नहीं जन्मा। विज्ञान में क्या है कि जो प्रथम जीव था वो पृथ्वी पर नहीं जन्मा, अपितु सूक्ष्म बीजाणु के रूप में अंतरिक्ष के किसी पिंड से आया था। कि पहला जो जीव था इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी, बल्कि इसकी उत्पत्ति अंतरिक्ष में हुई थी और अंतरिक्ष से बीजाणु के रूप में वो किसी पिंड के साथ पृथ्वी पर आ गया। जीव के बाहर से आने की परिकल्पना बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो खत्ता है ये एक तरह से सिद्धांतिक बात नहीं है, बल्कि परिकल्पना है। कल्पना की जा सकती है कि शायद जीव की उत्पत्ति पृथ्वी में नहीं हुई है, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में बीजाणु के रूप में हुई है, वो बीजाणु
है वो किसी पिंड के साथ धरातल पर पृथ्वी पर आ गए और इसे जीवन आगे बढ़ता गया। लेकिन ये जो परिकल्पना वो काफी पुरानी है। लॉर्ड केल्विन वॉल और होल मोटर आदि ने 19वीं शताब्दी इस बात को प्रतिबद्ध किया था। वैज्ञानिक था तो लॉर्ड केल्विन और एक वॉल, दो वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस बात पर बल देने की कोशिश की कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है। जो जीव था वो वायु का अंतरिक्ष में था और अंतरिक्ष से किसी पिंड पर बैठ करके धरातल पर आ गया। इस बात का बल है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था। अनुसंधान के नए उपकरणों के विकास के बाद ऐसे तथ्य जुड़ने लगे जिनके आधार पर वैज्ञानिक अब मजबूती के साथ कह रहे हैं कि पतंजलि की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी। जैसे जैसे इन्होंने सिर्फ एक पासा भगदा परिकल्पना की थी, लेकिन जैसे जैसे अनुसंधान होते गए, रिसर्च आगे बढ़ता गया, कुछ और वैज्ञानिक लाइन में खड़े हो गए और उन्होंने इस बात को बल दिया कि शायद पहले जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हुई थी। हेडेन काल में बनी चट्टानों से प्राप्त सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन करने से पता चलता है कि लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था। ऐसे में पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी पर जीवन आ सकता है। तो परिकल्पना क्या थी कि शायद 4 हेडेन काल जो धर्म को मानने वाले लोग थे उसके जमाने में ये परंपरा चलाई गई कि शायद 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था और ऐसे में पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी पर जीवन आ सकता है। इस प्रकार से इस परिकल्पना को आगे बढ़ाया गया। अगला तो आपका प्रश्न है सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भारतीय सोच को समझाइए। सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भारतीय सोच को समझाइए। सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे। अलग अलग पाश्चात्य देश जो देश उनके वैज्ञानिक का मत अलग है और भारतीय वैज्ञानिक सोच अलग है। किस रूप में हुई सृष्टि की उत्पत्ति, इस विषय पर भारतीय वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं, इनका मत क्या है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वैदिक काल से विचार होता रहा है। आज नहीं बल्कि वैदिक काल से इस बात पर बढ़ रहा है, इस बात पर शोध होते रहे, वैज्ञानिक शोध होते रहे। पहले जो दार्शनिक लोग थे वो सोचते थे कि सृष्टि की उत्पत्ति किस रूप में हुई, क्या है सृष्टि। प्राचीन काल में भारत में यह कार्य ऋषि किया करते थे। तो प्राचीन काल में क्या होता था, ऋषि मुनि इस बात पर विचार किया करते थे ब्रह्मांड कैसे बना, सृष्टि कैसे बनी, क्या क्या सृष्टि में घटनाएं घटित होती, इस बारे में सारी की सारी जो क्रांति वो सिर्फ ऋषि मुनि किया करते थे। आजकल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रश्न पर विचार वैज्ञानिक करते हैं और अब सृष्टि की उत्पत्ति किस रूप में हुई इस बात पर वैज्ञानिक भी शोध करने लगे हैं। ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। वो पहले वाली बात कि ऋग्वेद का जो नास्तीय सूक्त है उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। स्वामी विवेकानंद ने वैदिक ज्ञान को समझाते हुए कहा कि चेतना ने एक से अनेक होते हुए ब्रह्मांड का निर्माण किया। स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया, स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जैसे जैसे मनुष्य की चेतना आगे बढ़ती जाती है एक विचार से अनेक विचार पैदा होते जाते हैं। इस विश्वास को अद्वैत कहते हैं और विवेकानंद का जो विश्वास है इस विश्वास सिद्धांत को क्या अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव व वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या हुआ कि संसार में अलग अलग वस्तुएं और अलग अलग जीव दिखाई देते हैं मगर वे मूल रूप से एक ही चेतना के रूप हैं। क्या होता है कि सारी की सारी सृष्टि की उत्पत्ति है वो एक, जिसको भगवान नाम दिया है कि एक व्यक्ति ने की है जिसको भगवान कहा जाता है। पूरा ब्रह्मांड का निर्माण इसी किया था। चाहे जीव अलग हो सकते हैं, वस्तुएं अलग हो सकती हैं, पदार्थ अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से बनाने वाला एक ही था। तथा अंत में
हर वस्तु एक बीज से प्रारंभ होती है और विकास करते हुए चरम पर अंत में बीज बनकर नष्ट हो जाती है। क्या बताया सुनी कि प्रकृति में सृष्टि में हर वस्तु एक बीज से उत्पन्न होती है, बीज विकास करता है, बड़ा होता है और अंत में बीज बन करके क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बीज से उत्पन्न होता है, बीज में जाकर के नष्ट हो जाता है। यही संपूर्ण सृष्टि का नियम है। कहा जा सकता है कि परमाणु जिस प्रकार बनता है उसी प्रकार ब्रह्मांड भी बनता है, कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण भी होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे इसका कारण छिपा होता है। हर कार्य कैसे होता है, इसके पीछे इसका कारण छिपा होता है। अर्थात किसी का नाश होने का अर्थ उसके अपने कारण में मिल जाता है, कि किसी का भी विनाश कैसे हुआ इसका कारण इसमें छिपा होता है। किसके कारण किसका विनाश हुआ, किसके कारण किस वस्तु का, किस पदार्थ का विनाश हुआ, जो भी विनाश है वो कारण में छिपा हुआ होता है। मनुष्य का मरना उसके पंच तत्वों में मिलता है, और मनुष्य जब मिल जाता है तो पंच तत्वों से तो मनुष्य की उत्पत्ति होती है, और मरने के बाद पंच तत्वों में वो मिल जाता है। इसका मतलब जहां से उत्पत्ति होती है वहीं पर वापस चला जाता है। स्वामी विवेकानंद में हमें मनुष्य के रूप में प्रकट बुद्धि दिखाई देती है, और स्वामी विवेकानंद मनुष्य था, लेकिन मनुष्य के रूप में एक तेज बुद्धि उसमें दिखाई देती है। जीव केंद्रित सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक घटना मानव हित में घटित हुई लगती है। जीव केंद्रित सिद्धांत था तो उसने बताया कि प्रकृति में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में जो भी घटना घटित होती है वो मानव हित में ही घटना घटित होती है। उसमें मनुष्य का किसी न किसी रूप में हित निहित होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वर्तमान सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अवधारणा बिग बैंग की है। वैज्ञानिक का जिसका नाम था बिग बैंग। तो बिग बैंग की अवधारणा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण बताया गया है। इस अवधारणा में माना गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत सघन व अत्यंत गर्म पिंड से 3.8 अरब पूर्व महाविस्फोट के कारण हुई है। किस प्रकार से बना ब्रह्मांड के सघन, अत्यंत सघन व अत्यंत गर्म पिंड था, और लगभग 4 वर्ष पहले उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद भी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के भाग अभी भी फैलते हुए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। भाग की सृष्टि सर्जन के प्रकृतिवादी सिद्धांत दिए गए हैं। जैन धर्म में सृष्टि को कभी नष्ट नहीं होने वाला माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार यौगिक हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा क्या रहेगा, अस्तित्व में रहेगा।